नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि शिक्षा विभाग राजस्थान का स्माइल प्रोजेक्ट, जो सोशल मीडिया को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में तब्दील कर चुका है, उसके और पृथ्वीराज फाउंडेशन के तत्वाधान में हम एक संयुक्त रूप से राजस्थान कला उत्सव नामक एक आयोजन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ये आयोजन चल रहा है। इस 6 दिवसीय आयोजन के चौथे दिन मैं श्रुति गौतम, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी अजमेर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कला में साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म का समावेश। वस्तुतः यह विषय राजस्थान कला उत्सव के चौथे दिन हम कला के अंदर जो साहित्य की, संस्कृति की और अध्यात्म की विषय वस्तु है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे कला किस तरह से रिलेट होती है या दोनों का वाइसा वर्सा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे। और इस सिलसिले में आज चूंकि 21 जून एक बहुत ही सुंदर दिन है, हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, फादर्स डे भी है। तो सबसे पहले आप सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। योग की दो छोटी सी डेफिनेशंस हैं कि योग कर्मसु कौशलम एवं योग चित्त प्रति निरोध। और कहीं ना कहीं ये दोनों परिभाषाएं कला के रूप में भी परिलक्षित होती है कि कला भी कुशलता है और कला भी कहीं ना कहीं हमारी चित्त वृत्तियों को नियंत्रित तो नहीं करती, पर हमें उसे परिष्कृत करती है, परिमार्जित करती है और हमें एक बेहतर मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करती है। इसी सिलसिले में आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री राम जायसवाल सर। हमारे साहित्यिक परिदृश्य में देखा जाए तो शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सर से परिचित नहीं होगा, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों और शिक्षक साथियों के जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सर ने प्रमुख कला शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य भी किया है। सर को राष्ट्रीय पुरस्कार रायपुर 1982 से सम्मानित किया गया है और हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि ललित कला अकादमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट और सर्वोच्च पुरस्कार कलाविद से सर को सम्मानित किया गया है। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहुत। चूंकि हमारा जीवन ऊर्जा का महासागर है और इस ऊर्जा को कला डाइवर्ट करती है, हमें रचनात्मक दृष्टि से प्रेरित करती है। तो सर से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कलाविद हैं, चित्रकला सर करते हैं, सर का मैंने कहानी पाठ सुना है, एनबीटी में मुझे अवसर मिला था सर की कहानियां सुनने का। तो आप अपने आप को एक कलाकार के रूप में किस विजुअल आर्ट में ज्यादा देखते हैं, मतलब किस ललित कला में आप ज्यादा अच्छे कहानीकार मानते हैं अपने आप को, चित्रकला आपको ज्यादा प्रेरित करती है? सर बताएं। सबसे पहले तो मैं पृथ्वीराज फाउंडेशन और शिक्षा विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चित्रकला विषय को लेकर के राजस्थान कला उत्सव का आयोजन किया है और उसमें फिर मुझे बोलने कहने का अवसर दिया। आपको बताऊं, ये बड़े सुख की बात है किसी भी चित्रकला से संबंधित या साहित्य से संबंधित विषय के लिए कि उसे सुनने और उसे कहने का अवसर मिले। बहुत कठिन होता है, आजकल किसी के पास समय ही नहीं है किसी को सुनने के लिए। तो ऐसे में इस बंदिश के समय में जब घर से निकलना कठिन हो गया, जब 1 मीटर की दूरी रखना व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में आवश्यक हो गया, तो बात ही कहां तक पहुंचेगी। इस अवसर पर कला विषय को लेकर के चर्चा करना बहुत अच्छा लगा है मुझे। और मैं कहूं सचमुच में तो आपने पूछा है कि मैं साहित्य से या कला से दोनों के सृजन में कहाँ जुड़ा हुआ हूं विशेष रूप से, तो मैं अनुभव करता रहा हूं कि चित्रण भी अपने आप में साहित्य रचना है। जब शब्द नहीं थे तो चित्र ही शब्द थे, आकार ही शब्द थे, रंग ही शब्द थे और वह अपने आप में कला केवल चित्र नहीं था, एक साहित्य था। और साहित्य को या सौंदर्य को मैं ऐसे नहीं लेता हूं कि ये अलग अलग विषय हैं, नहीं। सौंदर्य
जीवन के साथ जुड़ने के बाद, उसको समझने के बाद जो समझ में अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वह सौंदर्य की अनुभूति है। और वह अनुभूति यदि जीवन में व्याप्त हो जाए, जीवन में समाहित हो जाए, तो आपको बताऊं, संस्कृति का पक्ष प्रबल होता है, संवेदना का पक्ष प्रबल होता है, और आदमी केवल आदमी से नहीं, आदमी प्रकृति के हर पक्ष से जोड़ना चाहता है, उसको समझना चाहता है। और ये जो जुड़ना और समझना है, ये एक आनंद है। और इस आनंद की अभिव्यक्ति को जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने रस कहा है, रसानुभूति। और रस को जो सौंदर्य के दार्शनिक हो गए, उन्होंने कहा कि वांग्मय में लिखा है, रसो वैसा, रस ब्रह्म के समान है। और ब्रह्म के अर्थ से चार भुजा वाले ब्रह्मा जी नहीं, अपने मंदिर वाले ब्रह्मा जी नहीं, क्लाइमैक्स, एक्सट्रीम। जो एक्सट्रीम है वह अनुभव करते हैं, और वह अनुभव हम ऐसे करते हैं कि उसके अतिरिक्त हम शायद कहीं किसी और भी झुकाव हमारा नहीं हो सकता, आनंद में हम डूब जाते हैं। अच्छा, जैसे वो होता है मेडिटेशन, या आप संगीत मेडिटेशन, साधना करते हो तो वो आप एक कनेक्शन जोड़ लेते हो। हाँ बिल्कुल जुड़ जाता है। और आपको बताऊं, ये जो अभी आपने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात कही, कला अपने आप में एक योग है। योग इसलिए है कि हम जब तक किसी भी विषय से, किसी भी वस्तु से उसके आंतरिक रूप से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उसका चित्रण नहीं कर सकते। भारतीय चित्रकला की एक बड़ी विशेषता रही है, उसने भौतिकता को तिरोहित करके आकारों से मुक्त नहीं हुई है, आकारों में भी समाहित रही है, और सरलता के साथ उसने वह अपना काव्य जो संदेश है, काव्य संदेश, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, काव्य से मेरा अर्थ शब्दों वाली कविता नहीं है। काव्य से अर्थ वह जो मूल, किसी भी वस्तु के मूल अनुभूति को अनुभव करते हैं, मैं उसे काव्य मानता हूं। और यह काव्य जब तक कहानी में नहीं आता, कविता में नहीं आता, चित्र में नहीं आता, सार्थक नहीं होती। तो मेरा जुड़ना काव्य से या कला से मैं अलग अलग नहीं मानता। शायद उसका कारण ये भी था कि मेरे बचपन में परिवार में साहित्यिक और धार्मिक संस्कार बहुत थे, और मैं तो चूंकि परिवार में सबसे छोटा था, चुपचाप सुनता था, और चुपचाप सुनने से शायद वो अंतर्निहित हो गया। सुनना तो सर सबसे बड़ी चीज है, अगर आज के टाइम में सबको कहना है, मतलब सुनना तो किसी को है ही सुनना तो नहीं। किसी को है ही नहीं। तो वो संस्कार फिर जब मैं आगे बढ़ा, तो मुझे परिवार में, भीड़ में, पड़ोसियों में, उनकी शक्लों में देखने को मिले। और उनकी शक्ल देखना मुझे, चाची की, ताई की, ताऊ की, बुआ की, सब में एक वेरिएशन होता था। और उस वेरिएशन में उस समय अच्छाई ये थी, एक अपनापन होता था, एक गार्जियनशिप उनकी होती थी, और हमारा उनके प्रति आदर होता था। ये संस्कार जब आगे बढ़े, तो इन्होंने मुझे हर शक्ल से जोड़ा, और मुझे लगा कि मैं इनको चित्रों में उतारूं भी, शब्दों में कहूं भी। तो कभी जब भी मेरा मन हो जाता है, तो मैं इनको कविता में या कहानी में उतारता हूँ। जब लंबी बात कहनी होती है, छोटी बात कहनी होती है, तो कविता में कह लेता हूँ, और देखना चाहता हूँ उनको, तो चित्रों में देख लेता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ी सुख की बात है। और उससे सुख की बात आज मेरे लिए ये हो रही है कि आज शिक्षा जगत में कला को लेकर के चर्चा करने का एक अवसर आया। शिक्षा के साथ कला का जोड़ना बहुत आवश्यक इसलिए है कि आज का सारा वातावरण भौतिक हो गया है, विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं हम, इतिहास को मात्र जानना चाहते हैं, नकारते भी रहते हैं, स्वीकारते भी रहते हैं। लेकिन विज्ञान में भौतिक तत्व तो हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ जुड़ाव रखते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि कोई भी जुड़ाव जब तक हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं है, निरर्थक होता है। और वह मात्र ऐसे भर होता है कि बटन दबा दिया तो बल्ब जल गया, बटन ऑन ऑफ कर दिया तो बुझ गया। जीवन में ये प्रवृत्ति आ गई है, ये ठीक नहीं है। आवश्यक यह है कि हम आंतरिक रूप से, एक जर्मन दार्शनिक हो गए शेलिंग, तो वैसे आपको बताऊं, पश्चिम के दार्शनिकों ने कला को जब भी परिभाषित किया है,
तर्क के आधार पर। हमारे यहाँ दर्शन में तर्क नहीं है, चिंतन है, चिंतन है, चिंतन है। और पश्चिम में तर्क के बाद कोई निर्णय लेते हैं। जर्मन में फिर भी जो निर्णय लिए हैं वो भारतीय चिंतन के काफी निकट हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकृति का होना ऐसा ही है जैसे हम बाह्य रूप से उसके रूप से परिचित होते हैं और आंतरिक रूप से उसके आंतरिक गुण से। जब इन दोनों को समाहित करके हम कोई रचना करते हैं तो ही कला वास्तव में उतर करके आती है। तो ये इतनी सार्थक विषय जब भी मैं सुनता हूं साथियों से, अखबारों में, नए युवा कलाकारों से, स्कूल में शिक्षक नहीं है कला के, कहीं विषय ही नहीं है, और कहीं विषय है। मैं बताऊं आपको, बहुत समय तो नहीं ले रहा हूं, कहीं डर लगता है कि एक जगह आर्ट टीचर की जगह निकली तो मैं, बेटी ने अप्लाई किया था मेरी ने, तो मैं वहां गया पूछने के लिए कि इंटरव्यू कब होगा। तो उन्होंने पूछा क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। मैंने कहा मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो बोले कि इंग्लिश या हिंदी पढ़ा सकती हैं क्या। तो मैंने कहा जगह तो आपने ड्राइंग की निकाली है, कि ड्राइंग तो कोई भी पढ़ा लेता है। लेकिन अब तो फिर भी काफी चेंज आ रहा है फिलहाल। हाँ, तो मुझे ये अभी कुछ साल पहले की बात है। तो विषय के प्रति उपेक्षा से मुझे इतना खराब लगा, तो मैंने उनसे पूछा अमृता शेरगिल को जानते हैं क्या। तो बड़ा मेरी शक्ल देखते रहे। फिर मैंने पूछा अच्छा उसके चित्रों के बारे में कभी सुना है कि नहीं। तो मैंने कहा विषय निकालते हैं ड्राइंग का आप और कहते कि कोई भी पढ़ा लेता है, आप तो प्रिंसिपल हैं। इसीलिए शायद इसीलिए ये राजस्थान कला उत्सव की सार्थकता है कि बच्चे समझे इस चीज को कि कला कितनी जरूरी है। तो मैं बच्चों से भी कहूंगा और पेरेंट्स को विशेष रूप से कहूंगा कि जीवन में वे विषय तो पढ़ाइए आप जिनसे व्यक्ति जमीन पर पैर जमा कर खड़ा होता है। लेकिन पैर जमा कर खड़े होने के लिए जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, हमारी संवेदनाएं उनसे जुड़ेंगी नहीं, तो पैर जमा कर खड़े रहना बेकार है, भीड़ में चलना हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छे डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा मनुष्य बनाना है तो उसमें संवेदना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और संवेदना ललित कलाओं के विषय से ही होती है। ललित कलाओं के 5 विषय विद्वानों ने कहे हैं, इसमें आर्किटेक्चर सबसे प्रमुख है। आर्किटेक्चर, फिर मूर्ति, फिर चित्र, फिर संगीत, नृत्य और बाद में साहित्य को जोड़ा गया है इसमें। ये सारे जो 5 नाम हैं ये ललित अभिव्यक्तियों के हैं। और ललित अभिव्यक्ति के अर्थ होते हैं मन और आत्मा जो अनुभव करती है उसे हम कहें और उसे व्यवहार है। सारा जगत इसी का खेल है। शरीर का सौंदर्य जितना भी है भौतिक या धर्म है उसका, शरीर तो हर क्षण बढ़ता है, हर क्षण बदलता है, लेकिन जो मन की अनुभूति है और संवेदना है वह तो नित्य नई हो जाती है। उसी के साथ जीवन जीना है। अगर वह विषय शिक्षा के विषय में ऐसे महत्वपूर्ण विषय नहीं हुए तो समाज तो भीड़ हो जाएगा। और यही कारण है कि कोई किसी को सुनता नहीं है, कोई किसी को मानता नहीं है। मैं आपको बताऊं चित्रकला का आरंभ कैसे होता है। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। छात्र सुन रहे होंगे, अध्यापक भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वे, शायद उनको मालूम तो होगा फिर भी दोहरा करके कहने से बात ज्यादा याद रहती है। अवलोकन, देखना, आत्मसात करना, किसी भी चीज को देख करके मन में समाहित करना, फिर उसे कल्पना के साथ जोड़ना, फिर व्यक्त करना। किसी भी कला के, चाहे साहित्य हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, उनके ये 4 मुख्य आधार हैं। और ये 4 मुख्य आधार ही जीवन के आधार हैं कि हम पहले देखते हैं, फिर संबंध बनाते हैं, फिर उन संबंधों को अपनी कल्पना और अपने जो आनंद है, सामाजिक संबंध का आनंद है, उसके साथ जीते हैं। और ये संबंध इस प्रकार से दिन ब दिन सशक्त होते जाते हैं। तो मैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो अगर मुझे सुन रहे हैं इस समय, तो मेरा उनसे अनुरोध यही होगा कि ऐसे विषय जैसे संगीत है, चित्रकला है और ललित कला के अंतर्गत, पहले बोर्ड में ललित कला के नाम से एक अलग विषय था, फाइन आर्ट्स, जिसमें केवल फाइन आर्ट्स होता था, उसके अतिरिक्त 2 कंपल्सरी विषय होते थे। ये या तो अब विद्यार्थी ऑफर नहीं करते या शायद ये बंद हो गया, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन दोनों ही स्थितियां, अगर विद्यार्थी ऑफर नहीं करते हैं तो भी, और अगर बंद हो गया है तो बड़ी दुखद है। क्योंकि मानवीयता से संबंधित
शिक्षण अगर कहीं होता है तो वह रेत में ओस के बराबर है। ये कल्पना करना कि रेत में हरी घास भी होगी, ऐसी ही बात है। तो और जैसे मैंने कहा अभी कि साहित्य और कला अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। बस चित्रों और आकारों और रंगों के बाद जब भाषा गढ़ती गई और शब्द गढ़ दिए गए तो एक बात जरूर हो गई कि चित्र थोड़ा गूढ़ विषय हो गया, क्योंकि चित्र में आकार कैसे बनाएंगे ये प्रतिभा आप में होनी चाहिए, फिर रंगों का संयोजन कैसे होगा ये प्रतिभा आप में होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और ये है प्रतिभा हर व्यक्ति में हो ये आवश्यक नहीं है। ये सृजन की प्रतिभा हो ये तो आवश्यक है ही नहीं, उस सृजन को अवगाहने और समझने की प्रतिभा हो ये भी बड़ा कठिन है। लेकिन साहित्य का विस्तार अलग हो गया, क्योंकि शब्दों को समझने वाला एक बड़ा समूह है, एक बड़ा समाज है। यद्यपि उसमें भी एक बड़ी थोड़ी सी कठिनाई आती है। जैसे मेरे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे मैं कहूँ झील, तो झील का शब्द मेरे मुंह से निकलने के बाद उन तक पहुंचते पहुंचते उस झील में परिणित हो जाएगा जो उन्होंने देखी। मैं जिस झील का जिक्र कर रहा हूँ वो मेरे साथ शब्द के कहने के साथ छूट गई। तो शब्दों की भी अप्रोच, ये बात मैंने इसलिए कही कि शब्दों की भी अप्रोच, उनकी सीमा व्यक्तिगत संस्कारों पर निर्भर करती है, अनुभव पर है, अनुभव पर, संस्कारों पर अनुभव करती है। तो ऐसे में फिर भी चूंकि शब्दों का चलन और प्रचलन नित्य होता है, हर क्षण होता है, हम एक दूसरे को कुछ भी कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का ही प्रयोग करते हैं। तो साहित्य का विस्तार अधिक हो गया, पर आज भी मैं आपसे कहूं कि साहित्य को, कहानी को सुनने वाले, कविता को समझने वाले कितने कम लोग रह गए हैं। और ये बड़ी दुखद स्थिति इसलिए भी है, जहां मैं चित्रकला का बात कह रहा हूं, शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहा हूं कि इसको वे कंपलसरी विषय की तरह से कम 12th 12वीं कक्षा तक अनिवार्य कर दें इसको, जिससे व्यक्ति अंदर से शिक्षा से जुड़े और शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है ये वह व्यवहारित हो सके, बहुत आवश्यक है। तो साहित्य और कला की बात तो मैं कर ही रहा था, साहित्य को समझने और सुनने वाले की कमी हो गई है। कला में जो आप साहित्य का इंटरप्रिटेशन है, कई बार जैसे चित्रकला में भी हमारा साहित्य भी अभिव्यक्त होता है, हाँ, और हमारी संस्कृति भी अभिव्यक्त होती है। उस विषय पर आप थोड़ा सा बताएं, किस तरह से हमारी कला में हमारे साहित्य और संस्कृति को प्रदर्शित किया है, रिफ्लेक्ट हुई है, उससे प्रभावित हुई है या उसको प्रभावित किया है, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है, इस विषय पर। हाँ, देखिए, मैं मूल बात करूं जो मैंने अभी पहले कही थी, साहित्य को हम जो शब्द की परिभाषा है उसमें न लें, केवल साहित्य मानकर चले। तो साहित्य क्या है? जीवन की व्याख्या है, जीवन के मूल की व्याख्या है, फिर वो चाहे रंगों और आकारों में हो, चाहे शब्दों में हो। आज के समय में हम जब शब्दों में होती है वह अनुभूति तो हम साहित्य कहने लग जाते हैं, और चित्र में होती है वह अनुभूति तो हम केवल चित्र ही कहकर रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अनुभूति जो साहित्य में आई है वही अनुभूति चित्रकला में भी आती है, और चित्रकला में जब आती है तो वह साहित्य वहां अंतर्निहित होकर के प्रकट होता है। अब जब शब्दों का साहित्य अलग हो गया तो मैं आपको बताऊं, चित्रकला का इतिहास इतना विशद है कि जब चित्रों के विषय व्यक्तिगत होने लगे, राज दरबार में राजाओं की प्रशंसा करने लगे, वीरों की प्रशंसा करने लगे और उनके शोभा और सज्जा की प्रशंसा करने लगे, इधर साहित्य थोड़ा उनसे अलग हो गया। तो विशेष रूप से जो भक्ति काल था उसमें जो साहित्य रचा गया, मीरा का, सूर का, तुलसी का, तो इनके साहित्य में प्रेम का अमूर्त रूप समाहित था। और तुलसी के रामचरितमानस में सामाजिक मर्यादाओं के प्रतीक राम को ऐसा स्थापित किया उन्होंने, समाज के लिए एक वे आदर्श हो गए और राम उस पात्र के रूप में आए। आपको बताऊं, तुलसी के अलावा गुप्त जी ने भी कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
तो ऐसा चरित्र, आदर्श चरित्र है, आदर्श चरित्र ऐसा कि उसमें कहीं भी सांसारिकता का, माया का कहीं भी लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। ऐसा है राम का चरित्र। तो जब साहित्य इस तरह का रचा गया तो चित्रकारों को लगा कि हम भी उसको चित्रण करें। तो चित्रकारों ने प्रेम और प्रणय को लेकर के जयदेव की गीत गोविंद को चित्रित किया और रामचरितमानस को भी चित्रित किया। रामचरितमानस और महाभारत मुगल काल से लेकर के और अपने राजस्थान के लघु चित्र शैली में भी चित्रित किए गए और इनको विशेष रूप से बंगाल शैली में भारतीय देवताओं को बहुत अच्छा चित्रित किया गया। तो साहित्य का समावेश, तो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें भी शायद यही चीजें होती हाँ, अच्छा कह दिया आपने। बाद में क्या हो गया, चित्रकला में और साहित्य में, दोनों में, साहित्य में तो आधुनिक प्रवेश हो गया। आधुनिक प्रवेश से हुआ तो शब्द जो हम रोज बोलते थे कविता में आके और कठिन हो गए और कहानी में आकर के कथा साहित्य में अब जो समाज का बिखराव है वह चित्रित होने लगा। तो इससे हमेशा तुलसी ने जब लिखा है, वाणी को चतुर्थ श्रेणी के साहित्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। वाणी अपने स्तर से गिर जाती है और आम आदमी को कोई आदर्श नहीं मिलता, आम आदमी भी अपने आदर्श से गिर जाते हैं। तो ये जो पहले कवि कह गए हैं, मुझे कहने में डर लग रहा है कि आज जो परिवर्तन हुए हैं वे अपने सामाजिक स्तर से, सामाजिक स्तर नहीं कहूँगा, मानवीय स्तर से गिर करके हुए हैं। और जो मानव का चरित्र आज हो गया है वह मानवीय गुणों से शून्य हो गया है। उसका कारण यही है कि साहित्य और कला, संवेदना के जो विषय हैं वो जीवन से अलग हो गए हैं। इनका होना बहुत अनिवार्य है। और मैं एक बात जो कह रहा था, आप कह रही थी कि साहित्य और कला का क्या अंतर है दोनों में। कई जगह साहित्य हमारी कला से अधिक व्यापक हो जाता है, अधिक गहरा हो जाता है। जैसे आपको कहूं, सौंदर्य का एक वर्णन एक कवि ने कहा है, कौन पिछली रात की तुम रस भिगोई चांदी सी, कौन पिछली रात की तुम रस भिगोई चांदी सी। सौंदर्य का ये वर्णन चित्र में कोई आकार नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों का जो परिचय रस भिगोई चांदनी और पिछली रात की चांदनी, ये अंतर शब्द चित्रों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही शेरजंग गर्ग का नाम सुना होगा आपने। उनकी एक रुबाई थी, जैसे सूखा ताल बच रहे या कुछ कंकड़ या कुछ काई, जैसे भीड़ भरे मेले में चलने लगे सात तन्हाई, ऐसे ही तेरे बिन मैंने सब कुछ जिया, मगर ऐसे ही जैसे सिफरों की कतार बाकी रह जाए बिना इकाई। ये बात जो शब्दों में कह दी गई ना, अब इस बात को रंग और आकार सामाजिक रूप से इतना व्यापक, इतना गहन और स्पष्ट अर्थ देके नहीं कह सकते। लेकिन चित्रों में जो आकृतियां प्रस्तुत की गई हैं, मैं इस बात का भी दावा करूं कि साहित्य कितना ही बड़ा लिख लिया जाए, वह उनको, जैसे मोनालिसा, मोनालिसा किसी सुंदर स्त्री का चित्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री की भावना का चित्रण है जो जीवन भर दुखी रही, यक्ष्मा से पीड़ित रही, जिसकी कोई संतान नहीं थी, जो कभी मुस्कुराती नहीं थी। चित्रकार के कहने से, जैसे बालक के कहने से कोई माँ मुस्कुराती ना, लियोनार्डो विंची ने कहा थोड़ा मुस्कुराइए, और वो जो मुस्कुराहट का क्षण था वो लियोनार्डो विंची ने अपने चित्र में कैद किया। और वो चित्र इसलिए प्रभावशाली नहीं है कि वह सौंदर्य का प्रतीक है, नहीं, संवेदना का प्रतीक है। तो जो संवेदना चित्र में आ जाती है, मैं फिर कहूं कि वो शब्दों में लाना मुश्किल है। मोनालिसा पर इतना लिखा गया है, इतना लिखे जाने के बाद भी आलोचकों को और जो उसको देखने वाले हैं, दर्शकों को, ये लगता है वो नहीं कहा गया जो मोनालिसा में प्रकट नहीं हो पाया। पर कालांतर में अब जो चित्रकला में परिवर्तन आया, वह इसलिए आया
कि चित्रकला के प्रति जहां मानवीयता भविष्य तैयार होता है, शिक्षण संस्थाएं, वहां इस विषय की उपेक्षा कर दी गई, साहित्य की उपेक्षा कर दी गई। मैं बड़ा सोचा करता हूँ, एमए करके ड्राइंग एंड पेंटिंग से कितने छात्र निकले, हिंदी एमए करके कितने छात्र निकले, और उसमें से कितने दिनकर निकले या कितने माखनलाल चतुर्वेदी निकले, या इसमें कितने हुसैन निकले या कितने रजा निकले। अपनी दर्शन की बात होती है चित्रकला में, तो ये मैं तो एक ही बात कहूंगा, आपको बताऊं, सौंदर्य और चित्रण का सौंदर्य से क्या संबंध होता है। कहीं राइटिंग अच्छी हो किसी की तो वो अच्छा चित्र ही है। मेरे पास जब भी ऐसी राइटिंग की कॉपी आती है जिनकी राइटिंग बड़ी अच्छी हो, लगा भी अच्छा हो, तो मेरे अंदर से जितने अधिकतम अंक होते हैं सब वहां लिख जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब राइटिंग के ऊपर इतना मुग्ध हो जाते हैं, तब आप देखिए, सौंदर्य चित्रण और साहित्य दोनों क्या है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, रंग पहले देखते हैं, उसका आकार पहले देखते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्सेस डॉक्टर को देखते हैं, सब बड़े सजे और संवरे हुए, मजदूर की तरह नहीं होते, वो व्यापारी की तरह नहीं होते हैं कि कुर्ता कमीज पहन कर आए और ऑपरेशन कर दें, ऐसा नहीं होता। वहां भी मरीज को ये लगे कि ये आदमी आ गया है, इसके स्पर्श भर से हम ठीक हो जाएंगे। ये सौंदर्य की प्रभाव होता है। तो ये प्रभाव अगर चित्रकला के माध्यम से, ललित कलाओं के माध्यम से शिक्षा में फिर से किसी प्रकार से सम्मिलित किया जाए, मेरा अनुनय है गुरु, ये बड़ा उनसे, जो शिक्षा अधिकारी हैं, कि वे इस बात को समझें कि चित्रण अलग विषय नहीं है, चित्रण मूल के पीछे जो संवेदनाओं का होना है वह मूल विषय है। इसलिए साहित्य को, संगीत को, चित्रकला को, मूर्तिकला को शिक्षा का विषय माना जाए। वो थरथरी का श्लोक याद आता है मुझे कि साहित्य संगीत हाँ, कला विहीना, हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत, ये हमारे पूर्वज कह गए, लेकिन अब जो पूर्वज कह गए उसको तो हम मानते नहीं हम तो वो मानते हैं, पहले क्या होता था, चित्रण के विषय में भी ये बात बिल्कुल लागू होती है कि यहाँ से अगर मेरे पिता तारागढ़ गए हैं और लौट के आए हैं, और मैंने भी कहा कि मुझे पिता, मुझे भी जाना है तारागढ़, तो तारागढ़ में क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या देखने लायक होगा और क्या सुगमता होगी, वो सब मुझे बताएंगे, और मुझे विश्वास मानकर चलना चाहिए कि सब मिलेगा ही। लेकिन नहीं, नई पीढ़ी की प्रवृत्ति क्या हो गई है, पिता ने जो कुछ कहा उसको जाके देखेंगे टटोल करके कि ऐसा है कि नहीं, और फिर वह जो जानने में समय कम होता था वह पुनः जानने में समय लग जाता है। तो चित्रकला में जो एक, मैं दोष तो नहीं कहूंगा, परिवर्तन, दोष तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एक जो दोष आया है वो ये आया है कि चित्रकला विषय से मुक्त हो गई है। चित्रकला में अलंकारिक प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है, और वह या तो डिजाइन में परिणित हो गई है या फिर अमूर्त हो गई है। दोनों ही स्थितियां निरर्थक हो गई हैं। अगर कोई नेचर, कोई भी बेल, कोई फूल अगर अलंकरण में परिवर्तित हो जाता है तो उसे देखकर जो हमें सुगंध महसूस होती है वह समाप्त हो गई, वह जो सौंदर्य की अनुभूति होती है वह समाप्त हो गई। ठीक इसी तरह से मूर्त अमूर्त का थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या डिफरेंस आया है? क्योंकि अमूर्त कला की तरफ रुझान ज्यादा होता जा रहा है थोड़े दिनों में। हाँ, ये एक संस्कृति की बात भी अभी हुई थी। हमारी कोई संस्कृति नहीं है, जैसे हमारी आज की कोई भाषा नहीं है। जो हमारे जो अपढ़ लोग हैं वो भी अंग्रेजी और उर्दू का ऐसा प्रयोग करते हैं कि जैसे उन्होंने अंग्रेजी उर्दू पढ़ रखी, और हिंदी तो इन सब के बीच में जैसे पिच गई है। ठीक इसी तरह से मैं इस बात को कहकर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ आक्रमण हुए संस्कृति पर, पश्चिम के, उर्दू के, इन सब ने हमारी संस्कृति को बड़ा दूषित किया, बदला नहीं, मैं तो दूषित शब्द इस्तेमाल करूंगा। और
जो मूल संस्कृति थी वो भी आहत हुई यहाँ की, और हमारे अंदर एक प्रवृत्ति पैदा हो गई। आज जैसे मैं बोला तो मैंने सेलिंग का एग्जाम्पल दिया, संस्कृत को एग्जाम्पल नहीं दिया। तो ये संस्कृति का मूल हमारे अंदर घर कर गया है कि जब तक हम पश्चिम का कोई कोटेशन नहीं बोल लेते तब तक हमको ये लगता है कि हमारी बात समर्थित नहीं हुई या हमारी बात में वजन नहीं है। हम ठीक इसी तरह से कला के क्षेत्र में भी हुआ कि हम पहले परंपरागत चित्रण करते थे जिसमें काव्य आता था और हमारी संस्कृति आती थी, हमारा धर्म आता था, हमारा सोच आता था, हम उससे मुक्त हो गए, यथार्थवादी चित्रण करने लगे ब्रिटिश संस्कृति के स्पर्श से। यथार्थवादी चित्रण जब वहां बदला फ्रांस में 19वीं शताब्दी में, कि वहां व्यक्ति के साथ कला में परिवर्तन होता आया, और वह परिवर्तन चूंकि व्यक्ति नकार रहा था सारी संवेदनाओं को, तो वह नकारात्मक विषय हमारे यहाँ भी आ गया, और हमने उस नकारात्मकता को नकारात्मकता की तरह नहीं लिया, फैशन की तरह लिया। तो हम भी आकृतियों को तोड़ने लगे, विषयों को समाप्त करने लगे। पहले हमने आकृतियों को सरल किया, चित्रों सरल करने के बाद विकृत किया, विकृत करने के बाद जब वहां देखा कि वो तो आकृतियों से मुक्त हो गए उनके चित्र, तो इसलिए नहीं कि हम एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग चाहते थे, वो हमको सरल लगा, हमने एब्स्ट्रैक्शन पेंटिंग में लाना शुरू कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन में एक सौंदर्य तो है ही जिसको आम आदमी नहीं समझता, माध्यम का ब्रश के साथ चलना, टेक्सचर, रंगों का एक दूसरे के साथ संयोजित होना, एक दूसरे को समर्थन करना कि कौन सा रंग किसके पास होगा तो सुंदर लगेगा। केवल ये दो तत्व चित्र में रह गए, बाकी जो चित्र की दूसरी विशेषता होती थी, मैं तो कहता हूं लोक कला इन सबसे फिर बहुत सुपीरियर है। इसलिए पहले मानवीय गुणों की कोई शिक्षा थोड़ी दी जाती थी कि आप आदमी बनिए, आदमी बन के ऐसे बोलिए, आदमी बन के ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे बात कीजिए, मित्र से पिता से ऐसे बात कीजिए, ये कोई सिखाया थोड़ी जाता था। इसकी पाठशाला परिवार होती थी। ठीक ऐसे ही चित्रण की भी कोई पाठशाला नहीं होती थी, अंदर की अनुभूति को लोग अपनी प्रतिभा के आधार पर चित्रण करते थे। लोक कला में यह बड़ा देखने को मिलता है। लोक कला जितनी सरल है, जैसे बच्चों की मानसिकता होती है, लोक कला के प्रतीक, लोक कला के आकार उतने ही सरल हैं, उतने ही जिज्ञासु हैं और उतने ही प्रभावशाली हैं जितने प्रभावशाली आपकी क्लासिकल या परंपरागत कला होती है। तो ये हम गांव में देखते हैं सर, वो हर आंगन के अंदर वो मांडे बना देती है। हाँ, मांडे हर त्योहार पर अलग अलग होते हैं। करवा चौथ पर अलग तरह के चित्र होता है, अहोई अष्टमी पर अलग तरह का होता है, और भाई दूज पर अलग तरह का होता है। और वे चित्र वो उनको इतनी अंदर के अपनी ऊर्जा और आस्था के साथ उसको कुछ समझ हो रहा है क्या? मेरा नहीं सर, अब बोलिए, बिल्कुल अभी समय है, बहुत समय है। उतनी आस्था के साथ उसको पूजती हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने देवता को उपस्थित कर दिया। जैसे अपने यहाँ पगड़िया होते हैं ना, पैरों के निशान होते हैं, उनको पैरों के निशान मानकर, ईश्वर के पैरों के निशान मानकर उनको पूजा जाता है, पूज्य मानकर। अपना स्वास्तिक का चिन्ह है, उसको द्वार पर लगाते हैं और शुभ माना जाता है। तो लोक कला, मैं तो एक बात फिर कहूंगा, लोक कला और बाल कला इन दोनों में बड़ी साम्यता है। और बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है कि वह हर चीज को अंदर तक देखता है, हर चीज को अंदर तक समझता है, फिर उसका जितना ज्ञान है उतने ज्ञान में उसको पूरी तरह व्यक्त कर देता है, और उस ज्ञान को ग्रहण करने में उसकी इनोसेंसी होती है। इनोसेंसी होती है इसलिए उसको वो शुद्ध रूप से जान पाता है। तो यह बच्चा जब व्यक्ति में प्रौढ़ हो जाता है तो वो न तो उसकी शुद्ध जिज्ञासा रहती है, न उसकी शुद्ध अप्रोच रहती है, और वह एक सामाजिक चालबाज आदमी हो जाता है, चाल को समझने वाला व्यापारी हो जाता है, संबंधों में कहाँ कैसा व्यापार करना चाहिए इसको समझने वाला हो जाता है, और संबंधों में गणित शुरू हो जाती है, बाजार की गणित। और यह जो गणित है यही आज चित्रण आ गई है। तो ये जो
व्यावहारिक गणित है। आपने जो पूछा कि चित्रकला में एब्स्ट्रैक्शन का होना शुभ है या अशुभ है, मैं मेरी बात को लोग ये कह सकते हैं शायद कि मैं परंपरागत या यथार्थवादी कला से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता। हाँ, मैं स्वीकार नहीं करता। ये हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है सर से, मतलब ये सारी चीजें शायद कहीं और सुनने को नहीं मिलती, इतना डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। तो बच्चे अगर और कुछ पूछना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या उन्हें और कोई जानकारी चाहिए इस बारे में। सर आप भी थोड़ा सा बताएं उन्हें, आप उन्हें प्रेरित करें कि कला से कैसे जुड़ें, कला से कैसे रिलेट करें। देखिए, शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए आपका कोई। शिक्षकों से तो मेरा एक अनुरोध है कि वे नौकरी न करें। वो शिक्षक हैं और शिक्षक शब्द इतना उदार और इतना गहन है। मैं व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, और जब से मैं टीचर हुआ, मेरे संबंध मेरे विद्यार्थियों से पारिवारिक है। मेरे हर पारिवारिक उत्सव में, हर उसमें वो आए हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं भी वहां गया हूँ। तो शिक्षक का और छात्र का संबंध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का स्थानांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मानवीय संबंधों का स्थानांतरण होता है, अंतर्निहित करना होता है। तो शिक्षकों की मैं उनसे ये बात कहूंगा जरूर कि भले ही वे अर्थार्जन करें, ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन करें, पर ट्यूशन करने का अर्थ केवल अर्थार्जन नहीं है। वो अपना अतिरिक्त समय देते हैं, तो जो उनके पास अतिरिक्त योग्यता है वो भी छात्रों को दें। उनको जो खासतौर से चित्रण में, मुझे तो अब मैं फिर शायद मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक ठीक बात कह रहा हूँ। पहले चित्रण के क्षेत्र में स्कूल में भी और कॉलेज में भी ये अनिवार्य होता था कि हम स्टूडेंट्स को लेकर के भीड़ वाली जगह पर जाएं और स्केच करें और स्केच करना सिखाएं उनको। इससे क्या है, जीवन के हर पक्ष में हर तरह के लोग उनको कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ता था। तो वो उसको बना भी नहीं पाते थे शीघ्रता से, तो समझ पाते थे। इवन ट्रेन में घुस करके मैं कैसे लोग बैठे हैं, कैसे संबंध है, वहां की स्केच भी कराता था। और उसके लिए हम स्टेशन मास्टर से परमिशन लेते थे कि हमारी कहीं टिकट न पूछ लें तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये मेरा शिक्षकों से अनुरोध है कि वे उसका इतिहास पढ़ें, कला में धर्म और दर्शन कैसे समाहित था और वो कला में धर्म और दर्शन कैसे तिरोहित हो गया, उसका अध्ययन करके आवश्यकता अनुसार उसको फिर से सिलेबस में जुड़वाएं। जब तक सिलेबस में जुड़े, बच्चों को अपने व्यक्तिगत स्तर पर बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और वे स्वयं, मैं तो मान के चलता हूँ, उनको केवल अच्छा अध्यापक ही नहीं, जब तक वे अच्छे चित्रकार भी नहीं होंगे, जो चित्रण का विषय भी नहीं समझेंगे, चित्रण की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे, वे अपने आप को सृजन के पक्ष में भी उतना ही जोड़े रहे। और चित्रों को, और बच्चे जब भी उनके पास आए, इतने सरल ढंग से उनको बताएं कि ये बिल्कुल कठिन नहीं है। तो रुचि जागृत करने वाली बात, रुचि जागृत बहुत आवश्यक है। और आज सर एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम है, तो सारे बच्चे घरों में बैठे हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए भी कोई मैसेज हो कि वो उनके अंदर कैसे सृजन को या कला को कैसे मोटिवेट करें। क्योंकि आजकल का ये पेरेंट्स का भी यही रहता है कि बस वो मार्क्स वाली रेस है, उसमें थोड़ा सा। मैंने आजकल बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक झगड़ा अक्सर देखा है। जैसे ही बच्चा मोबाइल पकड़ेगा, उसको डांटना शुरू कर देंगे, और बच्चा फिर वहां से मोबाइल लेकर के यहाँ वहां ऐसी जगह बैठेगा कि जहां पेरेंट्स की निगाह ना पड़े, और वह फिर उसमें वो देखता है, खेल खेलता है, या वो देखता है जो शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी होगा, जो इसलिए कि वो उसको मानसिक आनंद देता है। तो इसमें बड़ा आवश्यक ये है कि पेरेंट्स शिक्षा के उन पक्षों से जोड़ें जो उसको मानसिक रूप से अच्छे लगते हो। तो उससे एक अच्छाई ये आएगी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की दूरी है वो खत्म हो जाएगी। और इसमें ये तो एक जो लॉकडाउन हुआ है, घर के अंदर रहना हुआ है, मुझे सोच सोच के बड़ा अच्छा भी लगता है। और ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि जो घर वाले एक दूसरे से विमुख हो गए थे, बात ही नहीं करना चाहते थे, बच्चे पेरेंट्स से पेरेंट्स, बच्चों से पत्नी से पत्नी पति से, और घर के बाहर ही व्यस्त रहते थे, वे अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए विवश हो गए। और फिर हमेशा लड़ तो सकते नहीं, तो फिर ये भी सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी बात करें
हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। तो इस लॉकडाउन में ये भी हुआ है। तो शिक्षा में पेरेंट्स से मेरा कहना यह है कि वे जब बच्चों से शिक्षा की बात करें तो ऐसे ना करें कि वो सिलेबस पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कहें कि जैसे पहले कहानियों में बता दिया करते थे, किस्सों में बता दिया करते थे, या उनके लिए इस तरह की छोटी छोटी फिल्में उसमें समाहित करें जो उनको ठीक रास्ते पर, शिक्षा के रास्ते पर ले जाएं, संस्कृति के रास्ते पर ले जाएं। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव तो बंधन में रहना नहीं है, तो उनको उन बंधनों में बांधना पड़ेगा पेरेंट्स को जो उनको अच्छे लगते हैं और उनको आगे उनके उद्देश्य के रास्ते पर ले जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, और ये पढ़ना पड़ेगा गार्जियंस को कि मनोविज्ञान में ऐसे कौन से पक्ष आते हैं। और कला में सर कोई बच्चे अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो चित्रकला के क्षेत्र में, तो उनको किस तरह से आगे, कोई रिसर्च किस तरह से करें, आगे क्या करें, विषय तक थोड़ा सा बताएं। सिलेबस तो अलग चीज होती है। ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है दूसरे लोगों से। आपको बताऊं, कला या साहित्य जीविका का माध्यम नहीं होते, ये रुचि का माध्यम है। तो इसमें फिर भी अगर इसको अपना व्यवसाय बनाना चाहें तो कला का एक पक्ष है कॉमर्शियल आर्ट, व्यापारिक कला। व्यापारिक कला में पोस्टर बनाना और बुक कवर बनाना, इलस्ट्रेशन बनाना चित्रों के, कहानियों के, ये आता है। और इसके अखबारों में, दूसरे विभागों में, सभी जगह आवश्यकता होती है। तो वो ये नौकरी करके इसकी इसकी पोस्ट भी निकलती है, तो वो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, ये कला पक्ष के लोग, उनको अपना मन तो छोड़ना पड़ेगा। आदमी जब बाजार में उतरता है तो वो नहीं खरीद पाता तो उसके मन में होता है, वो खरीदना पड़ता है जो बाजार में उपलब्ध होता है, जो उसके बजट में। तो ये बड़ी कठिनाई है। यही कठिनाई कला के क्षेत्र में भी है कि मैं कविता लिख करके कमा नहीं सकता, कहानी लिख करके मैं कमा नहीं सकता। कहानी और कविता लिख करके मैं समाज को निर्देश तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में लोग मुझे पैसा नहीं देंगे। सर, हमारे पास एक प्रश्न आया है कि कला क्या है, इस बारे में कोई हमारा नन्ना मुन्ना साथी आपसे जानना चाहता है कि कला बेसिकली क्या चीज है। हाँ, थोड़ा सा उसको गाइड करें। मैं अपने छोटे साथी को बताऊंगा कि हम कुछ भी अच्छा करते हैं, सामान को अच्छी तरह सजा के रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये भी कला का हिस्सा है। फिर इस अच्छाई को, अच्छे कपड़े पहनने में हमको अच्छा लगता है, अच्छे बाल काटने में अच्छा लगता है, अच्छे बोलने में अच्छा लगता है, तो हम देखेंगे हमें लोग, हमारे बड़े, हमारे साथी सब प्यार करते हैं। यही प्रवृत्ति हमारे दैनिक जीवन में भी आना चाहिए कि हम अच्छी राइटिंग में लिखें। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, फूल हैं, चिड़िया है, और फूलों के बहुत से प्रकार हैं, पर जो सरल हैं, कला में आगे बढ़ने के लिए उनको बनाएं। उनको बनाएंगे तो जो फूल में सौंदर्य हमने देखा था वह हमारे चित्र में भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन वो हमारे मन में स्पष्ट हो जाएगा और वो मन में रहाएगा। तो कला सुंदरता को देख करके, अच्छाई को देख करके उसको आकारबद्ध करना है, उसको सजा करके साकार करना है कागज पर, रंग में और आकार में। ये चित्र है। जैसे बच्चों को अपने मैडम कैसे डांटती, ये बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। मैडम कैसे प्यार करके बोलती है, ये अच्छा लगता है। पापा कैसे डांटते हैं, ये बनाना अच्छा लगता है। तो आप यही बनाएं, ये बनाएंगे तो आपको चित्रों में आकार बनाना आएगा। पत्तियां सबसे कठिन, सबसे सरल आकार होते हैं, तो पत्तियां बनाएं, पत्तियों, फूलों की पत्तियां बनाएं, उस पर तितली बनाएं। तितली कितनी आसान होती है, एक छोटी सी चींटी जैसी, उसके बड़े बड़े पर में डिजाइन बनी हुई है। ये बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप सौंदर्य और कला की तरफ बढ़ेंगे। तो कला की कोई ऐसी निश्चित परिभाषा नहीं है जैसे ग्रामर की होती है या गणित की होती है कि हम कहें 6 और 3 9 होते ही होते हैं, ऐसा नहीं होगा। पर अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छा कहना, पेंसिल से अच्छा बनाना, ये कला है। वही जो भी सत्यम शिवम सुंदरम को प्रेरित करती है, वही। हाँ हाँ।
तो सर कला में संस्कृति का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारा? कला स्वयं अपने आप एक संस्कृति है, इसलिए कि वह संवेदित करती है, संवेदना पैदा करती है। और जब आदमी महसूस करने वाला हो जाता है तो वह अच्छे गुणों को ग्रहण करता है और अच्छे गुणों का व्यवहार करता है, और ये दोनों वस्तुएं संस्कृति को पुष्ट करती हैं। संस्कृति का अर्थ क्या है? समाज में वह व्यापक व्यवहार जो समाज को संतुलित रखता है और समाज को एक सौंदर्य वाली दिशा देता है। जैसे नृत्य संस्कृति का अंग है, चित्रकला संस्कृति का अंग है, साहित्य संस्कृति का अंग है, मूर्ति संस्कृति का अंग है, और वह अपने वर्तमान को अपनी कला में स्थापित करता है। तो अब जैसे आपने प्रश्न किया था अभी कि चित्रकला में एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो गया, ये क्या है? संस्कृति का वाहन ही तो है कि हम परंपरा से यथार्थ में आए, यथार्थ से जैसे साहित्य में हुआ सर, पहले छंदबद्ध लिखा जाता था, हाँ, फिर वो मुक्त कविता आई, मुक्त कविता आ गई। तो ये एक तरह से एक छोटा सा प्रश्न मेरा खुद का है कि हम जैसे बचपन में पेंटिंग किया करते थे, तो जब हमें घर बनाना है या लैंडस्केप बनाना है तो एक माइंड में वही कॉन्सेप्ट रहता है कि 3 पहाड़ बना दिए, एक सूरज बना दिया, एक झोपड़ी नुमा घर बना दिया, एक नदी बना दी, झरना गिर रहा है। बिल्कुल। हाँ, मतलब वो लगभग सब बच्चे वही बनाते हैं। आज तक मैं उन्हीं वही बच्चों को वही बनाते हुए देखती हूँ। तो ऐसा क्यों है? मतलब घर हमने ऐसे नहीं देखे हैं, हमारे घर अलग तरह के होते हैं, लेकिन वो वही बना रहे हैं, अभी भी वही बना रहे हैं। वास्तव में एक आर्ट टीचर की एक और कल्पना होती थी पहले, जो आपने नहीं सुनी होगी, जो मुझे लोग कहा करते थे, एक लोटा बीच में रखा है और चारों तरफ विद्यार्थी बैठे हैं और वो सो रहा है, और सब बच्चे उस लोटा को बना रहे हैं। लोटे को इसलिए कि वो गोल है, वो सब तरफ से एक से ही दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई एंगल की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से हमारी कभी जो माँ थी या बुआ थी या बड़ी बहन थी, दीदी, उन्होंने कभी सीनरी में ऐसे करके पहाड़ देखे थे और सुना था कि पहाड़ों से झरना गिरता है, तो झरना बना दिया। और पहले गांव में ऐसे पक्के मकान तो होते नहीं थे, झोपड़ी के मकान होते थे, तो वो झोपड़ी बना दी बना। और यह कल्पना परंपरा के रूप से में जो बाल कला की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई। इतने सालों से तो मैं देखती आ रही हूँ इस चीज को। हाँ, वो अब घर में टीचर तो बाद में बताएगा, टीचर ये कभी नहीं बताएगा। नहीं बताता है, कभी नहीं, हमें किसी टीचर ने नहीं बताया कि तुम ऐसे पहाड़ बनाओ। लेकिन घर पर जो आपकी माँ है, जो आपको याद नहीं होगा, या आपसे बड़ी बहन होगी, वो या आपने किसी बच्चे को, अपने से बड़े को सीनरी बनाते देखा होगा, तो वही आप फिर बनाने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है, एक ऐसी रटी हुई कविता है ये कि हम बचपन में जो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार था, आजकल तो शायद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते पता नहीं मुझे, पर आज मछली मछली कितना पानी, ये बात मैं बड़े बचपन से सुनता आ रहा हूँ। चाहे बच्ची होती थी लड़कियां साथ की, चाहे लड़के, वो घेरा बना के यही खेलते थे, मछली मछली कितना पानी, और ये एक रटी हुई कविता हो जाती है। और ये कहाँ से आई? मतलब कोई सिखाता नहीं, कोई सिखाता नहीं। तो ये ठीक वो सीनरी वैसी ही है बिल्कुल। एक नया थोड़ा सा तकनीकी माध्यम बहुत आ चुके हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इन चीजों का हर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा है। कला के क्षेत्र में आप किस तरह देखते हैं इस प्रभाव को? हाँ, देखिए, मशीनीकरण तो हुआ है, यांत्रिकरण, पर इसमें एक बार मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में एमफिल की क्लासेस देता था, संकुल करके एक विभाग था जिसमें एमफिल कई विषयों में पढ़ाया जाता था। वहाँ डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर, वो अच्छे कवि भी हैं, वो उसके डायरेक्टर थे। तो वो मुझसे कहा करते थे कि आप ये चित्र अलग से क्यों बनाते हो, कंप्यूटर में ऐसे रंग ले लो, ऐसे ब्रश ले लो, तुरंत बन जाएगा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, कंप्यूटर कविता रच लेगा, अच्छी राइटिंग तो कर लेगा, अच्छा लिख लेगा, जो उसमें फीड है, मैं उनसे पूछूं कि ये फला दोहा किसने लिखा था, तो अगर उसमें फीड है तो आ जाएगा कि अमुक लेखक ने लिखा। लेकिन मन जो कविता करता है वो नहीं लिख सकता। मन जो कहानी समाज को देख करके, पात्रों को गठित करके, एक परिवेश रच करके एक कहानी कहता है, वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो यंत्रीकरण कितना ही चांद पर चला जाए आदमी, कहीं भी चला जाए और कितना ही बढ़ जाए, जो मनुष्यता है की कल्पना है ना मनुष्य की, उसे कभी पार नहीं कर सकता। तो
अभी भी मैं देखता हूँ पोर्ट्रेट मोबाइल पर आते हैं, मशीन से, इसे मोबाइल से बने हुए आजकल मोबाइल पे स्केचिंग होती है। स्केचिंग होती है, पर वह स्केचिंग ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। मोबाइल क्या वो गा सकता है जो लता मंगेशकर गाती है? बिल्कुल नहीं गा सकता। लता मंगेशकर का गाया हुआ दोहरा तो सकता है वो, लेकिन उस तरह से मौलिक रूप से खुद नहीं गा सकता। तो मैं इस यंत्रीकरण को ये और मानता हूं कि इसने नई पीढ़ी को सीमित किया है, अपाहिज किया है, कि वो उसके अलावा कुछ सोचती नहीं। अब बच्चे, मैंने देखा है, मेरी छोटे बेटे की बेटी है, जब क्लास में कोई कविता कहनी होती है, उसने, आपको बताऊं, बाल विवाह पर इतनी अच्छी कविता लिखी कि मैं देख के दंग रह गया। उसने, मैं याद तो नहीं है पूरी तरह से, मुझे लिखा था कि वो तो चंद्रमा मांग रहा था और मैं गुड़िया खेल रही थी। इसी बीच दो कौन बड़े लोग आ गए कि उन्होंने कहा कि ये तेरा हस्बैंड है, तो इसकी वाइफ। जिन दोनों बातों का अर्थ में समझती नहीं थी। तो ये जो कल्पना से कविता कहने की बात थी, एक अपना बात कहने की बात थी, कला में समाहित करने की बात थी, इस यंत्रीकरण से वह अपाहिज हुई। ये जो भौतिक सुविधा होती है वो तो मिली है कि अभी हम किसी अपने मित्र को बैठे हुए अमेरिका में देख सकते हैं, यहाँ उससे बात कर सकते हैं, ये बात तो हुई है। हम कहीं दूर कोई संदेश कभी देना हो, अभी देना हो, अभी दे सकते हैं। कोई भी गाना सुनना हो जो गाया जा चुका है, उसे सुन सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुन सकते जो हमारे मन में है। तो कोई भी यंत्र दोनों इम्पैक्ट है, जैसे यही प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को, इतने लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और हाँ, यही कहीं ना कहीं आपको वही विज्ञान दोधारी तलवार है, वही वाला हाँ, कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। दोनों है, हाँ। पर ये जो मैं फिर कहूँ कि कला के क्षेत्र की जो बात है ना, इसमें यंत्रीकरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। मौलिकता खत्म होती है। कुछ, हाँ, मैं कहूँ कि आरा का नाम सुना है आपने? आरा एक चित्रकार हो गए हैं, उनका वो न्यूड पेंट करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उनका एक न्यूड मैंने देखा था, एक स्त्री यूं बैठी हुई है और उसका टाइटल था दुख। उस आकृति को अखबार वालों ने और लोगों ने इतना रिपीट किया है स्त्री के दुख के साथ, बहुत ज्यादा। तो मैं फिर कहूंगा कि यंत्र से आदमी का दैनिक जीवन तो सुविधापूर्ण हुआ है, लेकिन जो एक आध्यात्मिक जिसे कहते हैं सुख मिलता था, या भावनात्मक सुख मिलता था, उससे वंचित हुआ है आदमी। सर, यदि कोई कलाकार है तो साहित्य, संस्कृति और आध्यात्म से उसका जुड़ाव, ये हमारे पास एक प्रश्न आया है कि साहित्य, संस्कृति और आध्यात्म से कलाकार का जुड़ाव उसे किस तरह से आगे बढ़ा सकता है, किस तरह से प्रेरित करता है? आध्यात्म क्योंकि को, दर्शन तो हमारी संस्कृति में घुला मिला है, मतलब हाँ, उससे अलग ही नहीं किया जा सकता, तो उस तरफ से कोई। आध्यात्म को मैं कला का विषय नहीं मानता। आध्यात्म तो योग का विषय है और आत्मा से जुड़ाव का विषय है, जबकि कला आत्मा का आकारीकरण करती है, अनुभूतियों का आकारीकरण करती है, उनमें हमें उतारती है। तब आध्यात्म को कला के साथ जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। आध्यात्म तो शरीर से मुक्त करता है, अध्यात्म और कला भावनाओं का, संवेदनाओं का आकारीकरण करती है। बस इतना अंतर है कि कला जो आकारीकरण करती है उनमें भौतिकता नहीं होती, और कला सौंदर्य का वाणी है, सौंदर्य के भाष्य हैं, सौंदर्य के शब्द हैं। और सौंदर्य, मैं फिर जो अधिकारी हैं उनसे कह रहा हूं, बच्चों से भी कह रहा हूं, अच्छा लगना, अच्छा लगना बड़ा कठिन है। इस अच्छे लगने को अच्छे रास्ते पर हम ग्रहण करें। अच्छे लगने को एक फिर जर्मन दार्शनिक का उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक जर्मन दार्शनिक हो गए कांट, उन्होंने कहा है ब्यूटी इज पर्पसिव विदाउट पर्पस। सौंदर्य बिना किसी उद्देश्य के उपयोगी है। तो कहीं भी कुछ भी अच्छा होगा, आप ये देखेंगे कि आप, वो वस्तु किसी आपके उपयोग की नहीं है,
लेकिन फिर भी आप उसको अपने यहाँ ग्रहण करके रखना चाहेंगे। तो एक रचनात्मक वो होती है अपनी कॉग्निटिव, वो उसको कह सकते हैं, हंगर होता है हाँ, मनुष्य में, होता है नेचुरल। अब जैसे जो किताबें मेरे पास, वो किताबें हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ। और एक बार मेरे साथी ने एक बार व्यंग किया था, एक उपन्यास था भारतीय का, तो मैं वो 2 ले आया इसलिए। हाँ, धर्मवीर भारती। हाँ, कि वो मेरे पास से 2 लोग ले गए पहले और वापस ही नहीं हुआ। तो मैं फिर 2 ले आया था कि कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा, एक मेरे पास रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी से किसी ने टिकट मांगा, तो उसने कुछ पढ़ रहा था, वो बिजी था वो, तो टिकट निकाल के टीसी को दे दिया। तो उसने देख लिया, कहा एक और है, ये भी देख लिया। तो उन्होंने कहा कि आप 2 टिकट क्यों लाए हैं? कहा ये खो जाए तो। तो ये ठीक ऐसी ही प्रवृत्ति है कि अच्छा जो होता है वह उपयोग का ना भी हो तो भी आदमी उसे एक बार रखना चाहता है। तो मेरे पास ऐसे लगभग 1000 पत्रिकाएं हैं, विशेषांक, और 500-600 उपन्यास हो गए। जैसे बचपन में हम कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, कौन से उनका यूजलेस है लेकिन वो अच्छा लगता है। मेरे पास कॉइन्स भी हैं, टिकट भी हैं। तो वो मैंने वो कॉइन्स इकट्ठे नहीं किए हैं और वो टिकट इकट्ठे नहीं किए हैं जो अवेलेबल मुश्किल से हो। मैंने वो टिकट इकट्ठे किए हैं जिनमें पेंटिंग्स हैं, और उनको बार बार देख लेता हूँ निकाल करके कि इसमें से कोई खोई तो नहीं है। एक बार एक लड़की आई थी शादी में, छोटे बेटे की में, उसमें से काफी टिकट्स निकाल के ले गई। तो कोई मेरा ऐसा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक आज भी सोचता हूँ, उदास हो जाता हूँ। तो उसमें इनकी रेम्ब्रा की पेंटिंग थी, लियोनार्डो विंची की पेंटिंग थी, ये बनी ठनी की पेंटिंग थी, टिकट्स में आई थी। तो ये अच्छा देखना, अच्छा कलेक्ट करना, अच्छे के साथ रहना अच्छा लगता है। तो मैं तो फिर कला में भी हमारे जीवन शैली भी रिफ्लेक्ट हुई है, जैसे हमारे हड़प्पा काल के अंदर वहाँ का जो चित्र बने थे, या पाषाण काल के अंदर भी पेंटिंग्स बनी है भीमबेटका वगैरह में, तो उन्होंने भी अपनी जीवन शैली को उसमें प्रदर्शित किया। या अजंता या बाघ की पेंटिंग्स है, तो उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ। हाँ, देखिए, जो गुफाओं में चित्र बने हैं वो तो भाषा है। अच्छा। वो जो भाषा उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने दैनिक जीवन शिकार का था, तो शिकार के चित्र बनाए हैं। फिर एक मध्य प्रदेश में जो गुफा है, उसमें एक चित्र है कि एक सुअर को मार रखा है, उसके चारों ओर नाच रहे हैं। तो वो नाचना क्या है, उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति है। तो वह उस समय की भाषा थी, और इस चित्रों के अतिरिक्त कहने के लिए कोई साधन नहीं था। पर बाद में चित्र जब केवल चित्र की रचना हो गए, तो वो रचना के रूप में सामने आए, और धार्मिक अनुष्ठानों पर उनके प्रतीक रूप लोक कला में सामने आए। उनका उद्देश्य था। और उनके साथ सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई आगे चलकर चित्रकला में, हम उन आकारों को आज रिपीट तो कर रहे हैं, गुफा में चित्र बने हैं, नए ये मान के रिपीट कर रहे हैं कि लोग उनको भूल गए और यहाँ नाम नया कर रहे हैं। हम उनको अलग नया मान करके रिपीट करके चित्र में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने ऐसे कितने चित्र देखे हैं जिसमें आपकी वेशभूषा की लड़की बैठी हुई? तो वर्तमान तो माइनस हो गया। अभी भी वही कॉन्सेप्ट, वही सीनरी वाला कॉन्सेप्ट है सर, कि वो उसी तरह से नहीं, सीन वो भी खत्म हो गया, वो भी है। एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सर ये बताएंगे, हमारे पास एक प्रश्न है कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए आध्यात्म कितना आवश्यक है, उसकी तरफ जुड़ना। अप्रासंगिक है। आप जिस बच्चे ने काका का नहीं पढ़ा है, आप उसको संस्कृत का श्लोक सुनाने लग जाए, तो कहां तक प्रासंगिक है? मैं तो कहता हूं आध्यात्म उनके लिए भी प्रासंगिक नहीं जो गार्जियन है, क्योंकि वे तो दुनिया में अनुरक्त हैं, और वे अगर आध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो परिवार से टूट जाएंगे, अपने पारिवारिक कर्तव्य से टूट जाएंगे। तो आवश्यक यह है कि हम संस्कृति के साथ जुड़ें, भावनाओं के साथ जुड़ें। आध्यात्म के साथ जुड़ने का समय नहीं है। आध्यात्म के साथ हमारा, आप पढ़ेंगे पुराना, 75 ईयर्स होने के बाद आदमी अध्यात्म की ओर जाता है।
सर बहुत सुंदर बात कही सर ने। तो सर अब ये लास्ट का हमारे पास कुछ 2-3 मिनट का समय है, तो आप अपनी तरफ से बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें कि आगे, क्योंकि वो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारा भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है, तो एक कला के क्षेत्र में या अपनी सृजनात्मकता के क्षेत्र में कोई एक छोटा सा मैसेज जो वो फॉलो कर सके जीवन भर। हाँ देखिए, मैं सब बच्चों से और टीचर से भी एक बात कहना चाहूंगा कि वे ऐसी जगह जरूर जाएं दिन में एक बार जहां अच्छा देखने को मिले, जैसे उद्यान है। ऐसी जगह देखने जरूर जाएं जैसे संग्रहालय है, जहां हम अपना अतीत देख सकें और अतीत चित्रों और मूर्तियों में समाहित देख सकें। और ऐसी जगह हम जरूर जाएं जहां हमें कुछ कविताएं या संगीत सुनने को मिले। उसका परिणाम ये होगा कि हम खाली समय में भी, देखो बड़े लोग भी बाथरूम सिंगर हो जाते हैं, गाते रहते हैं, और ये गाना जो है उन्हें वापस फिर अपने आप से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है, संबंधों से जोड़ता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि इन छुट्टियों में वे चित्रों वाली पुस्तकें जरूर देखें जिसमें उनके अच्छे चित्र हों, अच्छी कविताओं वाले चित्र जरूर देखें जिसमें उनको अच्छा लगे। और मेरा विश्वास है कि आप चित्रों से और रंगों से, संग्रहालय से, फूलों से, पत्तियों से, चुड़ियों से जुड़ेंगे तो जिंदगी में अच्छाई को साथ लेके चलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी बातें की, और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, और कला को लेके उनका जो कॉन्सेप्ट है टीचर्स का, पेरेंट्स का, बच्चों का, वो काफी क्लियर हुआ होगा। तो आशा करती हूँ सर कि आप इसी तरह हमें प्रेरणा देते रहेंगे, हमारा साथ देते बहुत रहेंगे, बहुत साथ धन्यवाद। बने रहेंगे। और आप सभी को एक बार और शुभकामनाएं, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जीवन में संवेदना, करुणा और प्रेम को बनाए रखिए, और इसके लिए कला बहुत मोटिवेट करती है। तो कोई ना कोई एक कला, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, वो आप अपने उसको डेवलप करें, उसको एज ए हॉबी डेवलप करें, एज ए शौक डेवलप करें, उसे डेवलप करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।